ब्रिगेड कमांडर थे और एचएस ढेंगड़ा बटालियन कमांडर। 18 नवंबर को बहुत भयंकर लड़ाई हुई, उसमें हमारे 114 शहीद हुए राजांगला पोस्ट पर। मैं फिर सामने कर रहा था, जो ही चारों तरफ आए तो मैंने लफ्ज का टर्न यूँ किया, तब मेरे हाथ में ये गोली यहाँ लगी। अगर मेरे हाथ कामयाब होते उन दुश्मनों को मैं ग्रेनेड फेंक कर मारता, लेकिन ग्रेनेड जय श्री कृष्ण भाइयों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको अहिरवाल की सैन्य संस्कृति के कुछ ऐसे ज्वलंत तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुने हो। और हम ये तथ्य स्वयं उन फौजी सरदार के मुख से सुनेंगे जिन्होंने 1962 में रजांगला के युद्ध में अपना जौहर दिखाया था। तो आइए स्वागत करते हैं नायब सूबेदार, रिटायर्ड नायब सूबेदार निहाल सिंह साहब। हौलदार हूँ। वैसे ये नायब सूबेदार तो वैसे लिखते, देखो मैं अपना एड्रेस कभी नहीं बतलाऊंगा। मैं हौलदारी के मैं पेंशन आया, हौलदार में बन गया था। तो बाबा, हम आपसे सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया, आप हमसे मिले और हमें अपना आशीर्वाद दिया। बाबा, हम आपकी जीवनी के ऊपर कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। और सवाल कुछ इस प्रकार है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और आपका पालन पोषण कहाँ पर हुआ। मेरा जन्म तो 18 साल की उम्र थी उस टाइम, 41 में। अब 14-12-59 से ना 18 साल पहले 41 हो गए ना। 41 में मेरा जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में मैं आर्मी में भर्ती हुआ। 14-12-59 को मैं भर्ती हुआ। बाबा, आप आर्मी में गए, आपने भारतीय सेना में ही जाना क्यों चुना? आप इसके अलावा कोई और दूसरी नौकरी भी कर सकते थे, खेती बाड़ी कर सकते, लेकिन आपने भारतीय सेना को ही अपनी सेवाएं देना क्यों उचित समझा? मैंने उचित इसलिए समझा, मेरी माता जी मेरे याद नहीं आती है। जब मेरा पिताजी का डिस्चार्ज नहीं हुआ, यही ग्रुप कुमाऊं ग्रुप 19 हैदराबाद राइफल के नाम से था। ये बाद में ये ग्रुप पहले अम्बाला में था, 19 हैदराबाद के नाम से मेरा पिताजी सर्विस कर रहा था। मेरी माता जी गुजरने के बाद में मेरे को और मेरी बहन को मेरा पिताजी ले गया। 1 साल हम वहाँ पर रहे, तब हमारा पिताजी का डिस्चार्ज हुआ। और डिस्चार्ज के बाद में हमारी माता जी तो मेरे याद नहीं आती। हमारा पिताजी भी यहाँ आने के बाद में गुजर गया थे। और मैंने तो ये सोचा था कि भाई जब हमारे पिताजी ने देश में लड़ाई लड़ी और देश की सेवा की, तो मैं भी अपना पूरी जिंदगी भर फौज में जाकर अपने पिताजी का और अपने गांव का हिसाब से फौज में मैं पसंद करता था। अभी फौज में भर्ती नहीं होते थे, पहले डरते थे फौज में जाने से। अब भाई फौज में भर्ती हो जाएगा तो मर जाएगा और कौन क्या करेगा। मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो मैं फौज में भर्ती हो गया था। और मैं फौज में पहले रानीखेत ट्रेनिंग की और 5 जनवरी सन 62 में मैं अम्बाला में हमारी पलटन थी 13 कुमाऊं, वहाँ पलटन में पहुँच गया था। पलटन ने जो है 5 जनवरी, ये बात है तो मैं बताऊँ ना साहब, 5 जनवरी से और वहाँ पर ट्रेनिंग करती रही।
अम्बाला में रहा और अचानक ऑर्डर मिला दशहरा के दिन, जब हमारी पलटन यहाँ से पोस्टिंग हो गई थी, यहाँ पर चली गई थी इसमें कश्मीर में पट्टा, इसमें बारामूला में पलटन चली गई। बारामूला में पलटन ने ट्रेनिंग की। ईटी सेन ब्रिगेड कमांडर था, उसमें हमारा कमांडर एच.एस. ढेंगड़ा चंडीगढ़ का सरदार जी था। सूबेदार मेजर कंपनी कमांडर हमारा लड़ाई के टाइम पर मेजर शैतान सिंह था। और अचानक हमारी पलटन को गोवा में तो हाँ साहब। बाबा मैं ये पूछना चाहता था कि 18 नवंबर की जो आपने लड़ाई लड़ी, उसके पहले आपकी पलटन में क्या माहौल था और कैसे आपकी पलटन को रेजांगला भेजा गया? हमारी पलटन का माहौल था एक ही। हमने कसम खाई थी, अरबुल पलटन में हमने कसम खाई थी। हथेली पर गंगा जल रखकर और कसम परेड खाई। और भाई जहाँ भी आफत आएगी, देश की सेवा और देश की सीमा को हम अपनी जान तक गंवा देंगे, लेकिन अपने देश की ज़मीन को एक सुई टिका इतना भी दूसरे देश में कब्जा होने नहीं देंगे। ये हमारी पलटन में 114 शहीद हुए। राजांगला पोस्ट पर मेजर शैतान सिंह कंपनी कमांडर थे। एच.एस. ढेंगड़ा साहब चंडीगढ़ के सरदार जी बटालियन कमांडर थे। सूबेदार मेजर चंदगीराम साहब घोषगढ़ बोलते हैं, ये हमारा घोषगढ़ गांव है, उसमें सूबेदार मेजर था चंदगीराम साहब। और बटालियन में चारों कंपनी, राइफल कंपनी, एसपी और एडम चारों जैसे थिंस बॉर्डर वगैरह ये बंटवारा कर दिया। और 61 में गोवा में फतेह करके नार दूसरा महीना की 18 तारीख को आए थे। फिर कश्मीर एरिया में चले गए, वहाँ से फिर लेह में पहुँच गए। अचानक ऑर्डर मिला था। लेह में पहुँचकर हमारी बटालियन कुछ दिन लेह में रही और फिर अचानक ससूल एयरगोन पर हमारी सीओ साहब ने हमारा बंटवारा कर दिया। राजांगला पोस्ट पर हमारी चार्ली कंपनी थी, चार्ली कंपनी, और बी कंपनी मगर हिल पे, डेल्टा गोरंग हिल पे, और ससूल एयर ग्राउंड पर कंपनी हेडक्वार्टर और अल्फा कंपनी। ये हमारे सीओ साहब ने ब्रिगेड कमांडर उस टाइम ईटी सेन जो ये अपने जो चीफ ऑफ द आर्मी वो बने हैं, तो उस टाइम ब्रिगेड कमांडर थे। और एच.एस. ढेंगड़ा बटालियन कमांडर। 18 नवंबर को बहुत भयंकर लड़ाई हुई, उसमें हमारे 114 शहीद हुए राजांगला पोस्ट पर। और मैं तो वहाँ पर जब हमारे ऊपर रहते थे तीनों प्लाटूनों में से कुछ आदमी बचे थे 5-7, वो भी थे। मेरे को वहाँ पर चीन ने हमला किया। 114 आदमी तो चीन के मरे। हमारे जो है हमारी कंपनी ने चीन ने ब्रॉडकास्ट किया था। हिंदुस्तान कभी नहीं मानता इस बात को कि भाई चार्ली कंपनी ने इतना बड़ा लड़ाई लड़ी। ये चीन ने ब्रॉडकास्ट किया था कि राजांगला हिल पे मेरा 18 नवंबर को मेरा 1300 आदमियों का नुकसान हुआ। 1300 आदमी मौत के घाट गए और 1600 बचे, उसमें घायल भी थे।
उसमें घायल थे और 1300 आदमी मौत के घाट उतारे। ये तो चीन ने बेरोजगार किया, हिंदुस्तान कभी इस बात को नहीं मानने वाला था। हिंदुस्तान ने तो ये सोचा था कि ये कंपनी छुट्टी कट गई। जब वहाँ पर वो डेड बॉडी लाए और तब पता चला कि भाई ये चीन ने ब्रॉडकास्ट किया था। चीन 18 नवंबर के बाद में सीज फायर किया। सीज फायर चीन ने किया, हिंदुस्तान ने नहीं किया। सीज फायर तो चीन ने ही किया। क्यों? अगर एक पोस्ट पर मेरा 3000 में से 1300 आदमी मौत के घाट गए तो यही पोस्ट ऐसा था जो हिंदुस्तान की कंपनी कामयाब हुई और ये कंपनी देश का नाम कर गई और अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने देश की सीमा को बचाया। बाबा, युद्ध के बाद क्या हुआ? चीनी आपको कहाँ लेके गए और आप वहाँ से फिर वापस कैसे आए? मैं मेजर शैतान सिंह कंपनी कमांडर था। मेजर शैतान सिंह, हमारी सरकार ने कंपनी कमांडर के लिए 10वीं LMG लागू की थी, पीछे से भेजी थी। एक बटा कंपनी में 9 LMG होती हैं, 3-3 बाई प्लाटून। तो ये कंपनी कमांडर के प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने 10वीं LMG भेजी थी। कंपनी कमांडर ने मेरे को राम मेहर खवास पर कहा था, उसको अपने हेडक्वार्टर में लिया अपने LMG पर और कंपनी कमांडर का कंपनी कमांडर के मोर्चा के पास हमारा दाहिनी तरफ नाला आता था, उसमें हमारा LMG लगा रखा था और 8 प्लाटून आगे थी। वहाँ पर जब चीन ने हमला किया तो चीन ने इतना ज़बरदस्त हमला ब्रॉडकास्ट किया, एयर से भी और बम्बारमेंट अपने आर्टिलरी से भी। हमारे किसी को ये नहीं पता कौन आदमी कहाँ है। हमारा तो वहाँ पर 3 प्लाटूनों पर चीन ने हमारा लगाव था वो भी काट दिया और पूरी पलटन पे 7 प्लाटून पर भी हमला, 8 पर भी, 9 पर भी प्लाटून, मतलब पूरे ट्रुप पर हमला किया। हमारे तो कंपनी ने उस टाइम पीछे से कोई मदद नहीं मिली। मदद मिली, आर्टिलरी ने फायर किए, लेकिन वहाँ का हमारा रेंजिंग नहीं था। हमारे चीन ने तो रेंजिंग कर रखा था। हमारे बैंकर में से भी एक बैंकर बढ़ाया था कंपनी हेडक्वार्टर में, छोटा सैन बैग डालकर। उस बैंकर को भी आप देखोगे फोटो, उस बैंकर में भी बम्बारमेंट घुसकर उस बैंकर को भी तोड़ दिया था। और मेरे को तो वहाँ हमारी पलटन ने तो बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी कंपनी ने। वहाँ पर मेरे को लास्ट में चीनियों ने मेरे मोर्चे पर हमला किया चारों तरफ से। मैंने LMG का टर्निंग किया बाईं तरफ तो मेरे हाथों में गोली लग गई। मेरा मैं खोल दूंगा, मैं खोल दूंगा, रुको। जब मेरे मोर्चा पर वो आए तो चारों तरफ से हमला कर दिया। मैं फिर सामने कर रहा था, जो ही चारों तरफ आए तो मैंने LMG का टर्न यूँ किया, तब मेरे हाथ में ये गोली एक यहाँ लगी और यहाँ निकल गई और इसमें यहाँ लगकर और ये निकल गई। मैं दोनों आगे निशान, अच्छा निकल गई। मैंने गोली लगते ही और LMG के चाल वाले पुर्जे खींचकर और ब्रिज ब्लॉक पिस्टन गिरे फेंक दिया और मोर्चे में नीचे
बैठ गया। इतने भयंकर दर्द हुआ अगर मैं जैसे आसमान में उड़ान कर रहा हूँ। इतना भारी दर्द हुआ, दोनों हाथों में गोली हुई लगी। और दुश्मनों ने क्या किया कि भाई ये तो अभी तक तो फायर कर रहा था, अब चारों तरफ मोर्चे से मेरे मोर्चे के अंदर नहीं आए। उन्होंने हमारे बैंकर बनाने के लिए चद्दर और बल्लियाँ जाती थी, वो चद्दर मेरे मोर्चे पर रखी यूँ। और जब उन्होंने सोच लिया भाई यहाँ से हरकत तो मैं कर नहीं सकता, अगर नाकामयाब हो गए हाथ तो हरकत तो तब करो ना। अगर मेरे हाथ कामयाब होते उन दुश्मनों को मैं ग्रेनेड फेंक कर मारता, लेकिन ग्रेनेड की पिन के हाथ निकले, हाथ तो दोनों काम नाकामयाब। भाई हाथ नाकामयाब होते ग्रेनेड भी फेंकता, फायर भी करता, लेकिन नाकामयाब होने से जब ये दुश्मन तसल्ली हो गई अब भाई ये तो हरकत नहीं कर रहा कुछ भी, तब मेरे मोर्चे से अंदर आए और मेरे को उठाकर मोर्चे से बाहर ले आए और मेरे से बातचीत पूछने लगे। मैंने अपना नाम नंबर बतला दिया, नंबर 414555 सिपाही निहाल सिंह। बातें और पूछने लगे मगर नो, उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती थी। मैंने बोल दिया नो, मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं बताया अपने पलटन के बारे में, कंपनी के बारे में। वहाँ पर वो उन्होंने मेरे को चारों तरफ से आदमी आ गए मेरे मोर्चे पे और बातें पूछने लगे। तो मैं कहा मेरे को कुछ नहीं मालूम। तब मेरे को उठाकर और वो शाम को करीब अंधेरा हो गया था थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पर अपने पोस्ट पर अपने उस पर यहाँ गए। आहिस्ता आहिस्ता मेरे को एक आदमी यहाँ से पकड़ता था, एक यहाँ से, और यूँ करके ना पीछे बचे और उठाकर वो ले गए थे। वहाँ पर जब वो ले गए तो वहाँ पर उन्होंने मैं देखा तो और वैसे तो देखते रोड आता था उनका, लेकिन ऐसे पहाड़ थे उनके पीछे की तरफ, अपनी तरफ उनका बहुत घनी आर्मी थी, बहुत घनी फौज थी। ऐसे पहाड़ थे, ऐसा ही पहाड़ था ये हमारा। वो झील के साथ साथ उनका रोड जा रहा था, हम जैसे ऊपर हैं दिखाई दे रहा था दाएं, लेकिन वो तो रात का टाइम था। और तब वो ले गए, मैं तो वहाँ पर वो ले गए तो वहाँ पर मेरे को ऐसे मैं खड़ा होकर बतलाऊँ या वैसे बैठा हुई बैठे हुए मेरे को वहाँ पर उन्होंने खड़ा किया। आदमी मेरे को कभी बदली हो जाते थे, यहाँ से उठाकर ले गए, यहाँ से पकड़ लिया यहाँ से और उठाकर ले गए। वहाँ पर मेरे को यूँ खड़ा किया, मैं जान कर मगर भैया तो ले गए। मैं जानपुर का तो वहाँ रेत और पत्थर पहाड़ी वो वैसे ज़मीन थी, मैं वहाँ पर रेत ज़्यादा था और पत्थर कम थे। मैं सीधा का सीधा वो वहाँ पर ले गए, मेरे को खड़ा किया ना उन्होंने, छोड़ा तो मैं सीधा का सीधा यूँ गिर गया। तब वो फिर और आदमी आए और मेरे को देखने लगे। उन्होंने एक आदमी ने झोले में से ये अपने चाय के साथ खाते हैं ना केक वगैरह जो इतना, वो निकाला और भूखा तो मैं था ही, मेरे मुंह में दिया। मैंने मुंह में दिया, यूँ हाथ थे, इधर तो खून, इधर भी और इधर भी, ये हथेली पर खून नहीं था। मुंह में दिया, मैंने मुंह काट लिया, हथेली पर रख दिया उन्होंने। वो बाकी परमात्मा जो है सुमत देने वाला है, वो कहते हैं ना, अगर मारने वाले से बचाने वाला तेज होता है। एकदम मेरे दिमाग में आ गई
अब भाई ये तो फिर तेरे अंदर ज़्यादा तवज्जो देंगे। मैंने वो अंदर था ना, वो भी बाहर फेंक दिया और ये मेरे हाथ पर रखा था, वो भी मैं ज़मीन पर गिर दिया। उसमें बर्फ़ थी, बर्फ़ तो गिरी रही थी, बर्फ़ काफ़ी चढ़ रही थी। मैंने डाल दिया। फिर कुछ थोड़ी देर बाद में हवा आ रही थी, ठंड लगी, सर्दी तो लग गई थी। मैंने उनको कहा ऐसे रेत उठाकर ऐसे यूँ, ये 2 उंगली ये अंगूठा काम करता था, ऐसे उठाकर ये बोला सर्दी लगती। वो समझ गए, हमारे स्लीपिंग वगैरह उठाकर ले गए थे। वो अवेलेबल नहीं थे, थोड़े थे स्लीपिंग, वो उठा ले गए थे। वो स्लीपिंग बैग मेरे ऊपर दीवार के साथ यूँ लगाकर ऐसे और मेरे को यूँ लगा दिया और स्लीपिंग मेरे ऊपर डाल दिया। 2 संतरी, रात को तो दिन में तो ये रहता है, 2 संतरी दोनों आदमी मेरे पास आवे खड़े हो जाएं और फिर यूँ चल कर ऐसे थोड़ा एरिया में, पता नहीं कितनी दूर में लगाते थे। उन्होंने पूरी कंपनी अपना वो लगा दिया हमारी तरफ, पोर्ट से आके। अगर भाई इधर से आएंगे तो दुश्मन अटैक करेगा, तो वहाँ पर आर्मी उन्होंने इस साइड में लगा दिया हमारी तरफ, हमारे पोस्ट पर। तो मैंने देखा, मैंने दिन में ही देख लिया था भाई, ये तो जैसे ट्रेनिंग की थी। अब भाई रोजाना की कार्रवाई करते हैं, तो उन्होंने अपनी फौज सेट कर दी पूरे पहाड़ पर। अब भाई हिंदुस्तान अटैक करेगा तो वो तो उनका दिमाग था जैसा भी। मैंने देख लिया भाई, अगर वो कहते हैं ना भाई मर जाना ठीक था और अब दुश्मन के पास पंजे में आ गया, इससे भगवान किसी तरह से, इससे अच्छा तो मर जाता अपने साथियों के साथ, तब भी ठीक था। ये तो दिमाग में सोता रहा। और रात को वो संतरी दोनों यूँ चक्कर लगावें और मेरे पास थोड़ी देर खड़े हो जाएं और फिर यूँ ऐसे घूमते रहे। मेरे को क्या मालूम पड़ता भाई कितनी दूर में जाते थे वो चलते रहे। परमात्मा ने समझ दी अब भाई यहाँ तो मरेगा। अब ये चक्कर लगाते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर आ जाते हैं तेरे पास। अब रास्ता दाहिनी तरफ था, ऐसे यूँ और वैसे पहाड़ ये था ना यूँ था, और वो रास्ता था ना वो तो यूँ मतलब जैसे पहाड़ी इलाके में भाई सीधा तो नहीं चल सकता ना। तो इस तरह से मैंने देख लिया भाई इधर भी दुश्मन लग रहा है, इधर भी लग रहा है। अगर निकल जा तो इस साइड से ही निकल सकता है, जो सख्त पहाड़ है ना उधर से ही। तो मैं वहाँ से मैंने सोचा, मैं कहा यार ये काफ़ी देर बाद में आते, कहाँ तक जाते हैं पता नहीं, भाई देखा जाएगा, यहाँ पर तो मरेगा। ये यहाँ से तेरे पास से इधर में चले जाते हैं ना, जब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, अपने बातचीत करते रहते, पता नहीं क्या करते थे। मैं वहाँ से जब वो थोड़ा सा मेरे को आवाज़ नहीं सुनाई दी ना, मैं यहाँ से हाथ को ऐसे पकड़ कर और आहिस्ता से होकर आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ जो 7 प्लाटून की तरफ से ना, और कंपनी हमारा 7 का 9 का कैप था, वो नाला उससे उतर कर, और दुश्मन इधर लग रहा था इधर लग रहा था, उस नाले से उतर कर सख्त रास्ता था, उससे मैं सरल नीचे आया। तो वहाँ पर खाना जब लद्दाख वाले पहुँचाते थे ना, तो कुत्ता इतना बड़ा एक वो चीन में भी चला जाता था, और वहाँ पर हमारे मैं उस कुत्ते को खाना डाल देता था। वो कुत्ता सारे घूमता था, लद्दाख वालों का ही था, सागला गांव का इतना बड़ा कुत्ता। तो वो
जब मैं उठकर आया तो उन्होंने देखा भाई ये तो आदमी गया। तब उन्होंने बम्बारमेंट से फायर किए, बम्बारमेंट से फायर किए, वो रोशनी के फायर किए उन्होंने। अगर भाई कहीं होगा तो दिखाई देगा। वो आवाज़ तो पहले होती है और गिरता बाद में। तो आवाज़ होते ही मैं चल रहा था यूँ, तो मैं बैठ गया। भारी भारी पत्थर थे उसमें, कभी ऐसे ऐसे चल रहा था। मैं बैठ गया वहाँ पर, बैठ गया तो बैठा रहा। मगर भाई दुश्मन ने देख तो जाएगा। उन्होंने रोशनी के फायर किए, 3-4 रोशनी के फायर किए। तब मैं बैठा रहा। कुछ देर बाद में बैठा रहा मैं। तब मगर भाई देखा जाएगा, चल। मैं पलटन वहाँ से वो लग रहे थे ना, उठकर और आहिस्ता आहिस्ता चला। जैसे ही यूँ था, अगर ये स्लोप इधर नहीं, हिंदुस्तान इधर नहीं चाहिए ना। जब इस स्लोप पर यूँ चला ना, उठकर थोड़ा सा ही था, तब यहाँ से नीचे की तरफ आया तो थोड़ा सा नीचे आया तो वो कुत्ता भूखा था कि वो राशन पानी से पहुँचा नहीं, और कुत्ता भी अगर काटा रहा। वो परमात्मा ने भेजा। वो कहते हैं ना भाई, मारने वाले से बचाने वाला तेज। कुत्ता के पैरों से जब पर मैं आवाज़ आई ना, तो मैं कहा भैया तो आ गया कोई दुश्मन। मैं यूँ अपनी तरफ से ढाया और कुत्ता ऊपर जा रहा था। वो परमात्मा ने भेजा। मैं बैठ गया, उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से बैठ गया। मगर भाई अब तो बस। कुत्ता यूँ सेंट लेता हुआ मेरे पास पहुंच गया। ओह, कुत्ता मेरे पास पहुंचा। मैंने कुत्ते पे ऐसे हाथ रखा और कुत्ता मेरे पास। अरे मगर कुत्ता तो भूखा है, इसका मतलब तो नीचे भी कुछ नहीं। कटमास बेस से राशन पहुंचाता था ना, बांस मटोड़ी का था यहाँ, बांस का, जयनारायण साहब, वो बचा हुआ था। कटमास से पूरा खाना पहुंचाता था। बाद में मरा काफ़ी दिन बाद। मैन डिस्पैच मिला था उनको। तो वो कुत्ता कुदरती में बाएं बाएं चलता चलता, कुत्ते को मैं बोला, मगर टॉमी नाम रखा था उसका कुत्ते का हमने, वैसे ही रख लिया। तो मगर टॉमी चल, आहिस्ता से मैं बोला टॉमी पगडंडी पे चल। कुत्ता यूँ स्लोप पर आए और मगर पगडंडी पकड़। मैं तो अपनी भाषा में बोलूँ, भाई वो परमात्मा समझाने वाला था। वो कहते हैं ना, समझदारी से पक्षी पखेरू जानवर सब समझते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में समझते हैं। अपनी भाषा में कुत्ते को एक बार और घोड़े को और इनको एक बार कुत्ता सेंट ले लेता है, जिधर से जाएगा ना उधर ही पहुंच जाएगा। तभी तो आर्मी में जो कुत्ते हैं, जहाँ पर दुश्मन होगा अटैक करेगा तो उन्हीं जिधर से आएगा दुश्मन, उन्हीं खोजों से वहाँ पर पहुँचा देंगे पोस्ट पर। तब कुत्ता चलता रहा। मैं पगडंडी पकड़ करते करते कुत्ता का फांसा, कुत्ता तेज चले, मैं आहिस्ता आहिस्ता हूँ। मैं कहीं रिपट पर गिर जाऊँ, फिर रिपट कर पैर फिसल जाए, फिर पड़ जाऊँ, फिर उठ कर चलूँ, कुत्ता रुक जाए। करते करते पगडंडी पर कुत्ता ले आया। पगडंडी पर आने के बाद में कुत्ता पगडंडी पर रुक गया। मैं कुत्ते के पास पहुँच गया। कुत्ता मगर तो भी चल, आहिस्ता से बोलता था, मगर चल। चला, कुत्ता का फासला मेरा हो गया। फिर मैं कुत्ता फिर रुक गया, फिर मैं पहुंच गया, फिर कुत्ता चल गया, फिर मैं पहुंच गया, फिर मैं कहा चल, फिर कुत्ता चला गया। मैं अपने बेस के पास पहुंचा, नीचे कटमास्टर जहाँ से वो पड़ता था ना, वहाँ पर डायरेक्शन मार्क लगा रखा था। आगे पलटन तो आगे चली गई थी, वहाँ पर रोड पर कच्चा रोड था, वहाँ पर डायरेक्शन मार्क लगाया था, भाई पलटन इधर से।
वहाँ से जब मैं पहुँच गया तो मैं कहा भाई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी अपनी पलटन के ना अपना एरिया में अपने वो देख रहे थे भाई दुश्मन कहीं नीचे से रोड पर तो नहीं आ गया है। तो गाड़ियाँ तो आ रही थी, मैं देख रहा था, मगर गाड़ी तो अपनी है लेकिन अब पासवर्ड नहीं है, अपने ही आदमी मार देंगे। धूल खून यहाँ से यहाँ तक यूँ पूरे शरीर पर। और इस हालत में तो भाई यूँ दिखाई देगा कौन, पासवर्ड है नहीं, पासवर्ड नहीं दिखाई देगा तो दुश्मन तो गोली मारेगा, अपना भी गोली मारेंगे। तो वो परमात्मा समझ देता है। मैं रोड पर ना गया, मैं जो नाला था ना उसमें आहिस्ता से चल कर, और हमारे वहाँ पर मोर्चों में ना कम्बल था, कम्बल पे बम्बर में तो कम्बल एक जल रहा था तो कुछ मैंने बुझाकर पैरों से और वो कम्बल यहाँ पर डाल दिया यूँ, और दाग तो जागा था, दाग बुझाकर मैं डाल लिया। मैं उस नाले में ऐसे पीठ लगाकर लेट गया। देखो नींद और ये इतना है, अब देखो इस हालात में मेरे को जब ऐसा गहर सा आ गया कमजोरी के हिसाब से, और मैं नाले में यूँ पड़ा था, मैं वो कंबल मुँह पर डाल लिया और यूँ पेट लगा कर लेट गया। मगर अब ज़िंदगी ख़राब हो गई। इस हाथ को ऐसे पकड़ कर लाया था, मगर हाथ तो निकलेगा यहाँ से। तो ये सोचता आदमी पता नहीं अपनी क्या क्या सोचता है। तब देखो गहल आ गया, और वो कहते हैं ना भाई बचाने वाला तेज होता है। यकीन करो मेरे को ऐसा भड़का आया, अग बच्चे घबरा मत। सुबह का टाइम हो रहा था, करीब जैसे 4 बजे बाद में तो रोशनी सी हो जाती है ना, और हो जाता है। तो मैं खड़ा हुआ वहाँ पर, ये भड़काया तब, अरे वहाँ तो कुछ नहीं। तो मैं वहाँ से उठकर और रास्ता से चलकर और अपने और जो राशन पानी पहुँचाता ना कोटमाठ के पास, पहाड़ के डाउन पर, उसमें पहुँचा सड़क पर। और मैं कहा भाई इधर नहीं है, पलटन इधर आके गई थी, हमको यहाँ पर चल गए, हम पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ पर से यहाँ आ गया। पलटन इधर कहीं तो मिलेगी। अब मैं पैदल पैदल आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। तब वहाँ से हमारे जो यू पहाड़ था ना, तो आए वो पहाड़ राजांगला हिल पे, गौरव कंपनी, मगर हिल पे, डेल्टा और चलो एयर ग्राउंड में इतने घटे हैं, और वो नाकामयाब है अभी। अभी कोई भी साहबों ने तो देखा होगा, वो एयर ग्राउंड तो नाकामयाब है। जब कभी हिंदुस्तान कबा नहीं क्या कुछ बनेगा तब अपना कर लेगा, लेकिन लेम ही जहाज उतरती, वहाँ पर कोई मत। हेलीकॉप्टर तो जहाँ पर पोस्टों पर उतारा, तब वहाँ पर मैं अपने उसमें तो दौलतराम साहब ब्योड़ का सूबेदार अशोक चक्रा, वो प्लाटून कमांडर था डेल्टा कंपनी का, 11 उसका प्लाटून कमांडर था। उसने टैंकों की प्रोटेक्शन थी प्लाटून एक, वो हमारे से दाहिनी तरफ थी। अगर वो घाटा बनता था ना, ऐसे ही होकर यूँ घाटा बनता था। है घाटा थे, इधर भी ऊँचा पहाड़, इधर भी ऊँचा पहाड़, चीन है घाटा थे, आज जाया था हिंदुस्तान भी इससे जाते थे जहाँ पर वो जो प्लेन थी, लेकिन एक घाटा था। उस घाटे पर लगाई हुई थी हमारे आर्टिलरी और टैंक लगे हुए थे हमारे। वहाँ पर जब उन्होंने देखा दूरबीन से दौलतराम साहब ने, तो मैं ऐसे चल रहा था
आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने देखा यार ये तो पहाड़ तो दूर है, ये तो यूँ पहाड़ है, फिर यूँ आदमी दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो नहीं पता ना कि ये हमारे हैं कि चीन के हैं। मेरे क्या मालूम है कि भाई हमने ये इलाका ही नहीं देखा। अब तो आदमी तो दिखाई दे रहे थे। फिर मैं देखा तो मैं आ रहा था तो दौलत राम साहब ने वो जो कैब था ना और यूँ लगा हुआ था, तो वहाँ पर पत्थर वत्थर कैब पड़े थे, वजह सड़क के साथ साथ यूँ पर दौलत राम साहब ने फिर जवानों ने काफ़ी आवाज़ बचाई, बोली। दौलत राम साहब ने बोला अरे ये यहाँ पर और कई आदमी का तो मतलब ही क्या, कोई गांव नहीं यहाँ, गांव तो परे परे था और कोई गांव का शिवनाथ आदमी यहाँ पर क्या आएगा। तब वो दौलत राम साहब बोला अरे बड़ा जोर से जवानों, इसको ये अपना आदमी है, इसको आवाज़ लगाऊं अगर कौन सा उड़ान आ जा। तो मैं जब आवाज़ को पहचान गया तब मैं कहा हाँ अपने ही आदमी हैं। मैं उस पर आहिस्ता आहिस्ता जाकर उनके पास पहुंचा तो दौलत राम साहब ने देखा, रे बोला भाई बड़ी गंभीर हालत है, खून और ये हाथ है। जवानों ने एकदम से मेरे को दौलत राम साहब ने शिव साहब को सुबेदार को फ़ोन किया। सिपाही निहाल सिंह जो है होटल पहुंच गया है। तब सुबेदार मेजर और शिव साहब और वो अपने जो INT वाले ये वहाँ पर मेरे पास पहुँचे और मेरे से बातचीत पूछी। दौलत राम साहब ने वहाँ कुक हाउस में चाय बन रही थी, कुछ चाय पानी तो बनता ही था, वहाँ कुक हाउस में चाय बन रही थी और मेरे लिए बनाई। और वहाँ पर फ़ोन हुआ तो मेरे ही गांव का गुरजाल शिव साहब का ऑपरेटर था, गुरजाल सिपाही। अब तो वो डेथ हो गया, काफ़ी दिन हो गया। वो ये जब फ़ोन गया ना, ये फ़ोन हो गया तो बोला साहब मेरा भाई निहाल सिंह वहाँ वह पोस्ट पे से उठे। तब सुबेदार मेजर वो पहुँचे और तब मेरे को वहाँ से गाड़ी में बिठाकर लाए। और तो क्या बतलाऊँ बाबा, हमारे हॉस्पिटल वाले वहाँ पर छोड़ के ना, हॉस्पिटल वाले और पीछे कैसूल में आ गए। और तो क्या बताऊँ आपको। बाबा ये बताइए कि वेजांगला युद्ध के बाद भी क्या आपने सेना के किसी दूसरे युद्ध में कोई अपनी भागीदारी निभाई, और आपने युद्ध के बाद में कहाँ पर आपकी पोस्टिंग रही रिटायरमेंट पर? युद्ध के बाद में हमारी पलटन की, देखो शुरू में हमारी पलटन वॉलंटियर जनरल साहब जो ब्रिगेड कमांडर थे अपने TN नरैना साहब 148 के ब्रिगेड कमांडर थे। 148 ब्रिगेड कमांडर जनरल साहब थे, उस टाइम ब्रिगेड कमांडर थे, ये ब्रिगेड कमांडर थे। इन्होंने ही बड़ी समझदारी से काम लिया कि भाई अगर मैं अपनी ये पलटन हैं, अगर काउंटर अटैक करूँगा तो मेरी तो पलटनें ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने नहीं किया और अपने बड़ी समझदारी से काम किया। वहाँ पर जगह जगह आर्मी लग गई, फिर बाद में तो हमारी आर्मी होगी। उन्होंने सीज़फायर कर ही दिया था, हमारा वहाँ पर वो लगी फिर आर्मी जहाँ वो तो सरकार का काम था। और फिर वहाँ से मेरे को तो हमारे तो पूरे उसने बहुत काम किया। हमारी पलटन ने तो सन 61 में गोवा की लड़ाई लड़ी। उस टाइम चार्ली कंपनी थी, जब ABC पूरे हिंदुस्तान में रजांगला कंपनी एक ही है तेरा कुमाऊं में। उस लड़ाई का जो पोस्ट था ना, उसका रजांगला पोस्ट नाम था। हमारी सरकार ने उस पोस्ट के नाम से कंपनी का नाम किया। लड़ाई लड़ी तब
अब चार्ली कंपनी, ये रजांगला कंपनी, 13 कुमाऊं में रजांगला कंपनी है और सब में चार्ली कंपनी है, पूरे दूसरे भी हिंदुस्तान में भी। तब मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में वहाँ पर रहा। हॉस्पिटल में हमारे को वहाँ 4 गाड़ियाँ लेकर चली मरीजों को। कानगाई कमांडर 4 गाड़ी हमारे लेकर चली। बाबा मैं ये पूछ रहा था कि युद्ध के बाद में ख़त्म होने के बाद में आपने और कहाँ पे पोस्टिंग भेजा गया आपको? युद्ध के और बाद आप में, कहाँ से रिटायर आए? युद्ध के बाद में मैं पोस्टिंग जब तक सर्विस की, मैं सिर्फ 13 कुमाऊं में ही पूरी सर्विस की। मैं दूसरी पलटन में गया नहीं। हम 13 कुमाऊं कौन सी ने जगह पे? पहले लड़ाई लड़ी गोवा में, दूसरी लड़ाई लगी चाइना वार 62 में, 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और 71 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी लोंगेवाला पे हमारी बटालियन ने, फिर लोंगेवाला पर हमारी बटालियन फिर कामयाब हुई। लोंगेवाला पर 37 टैंक हमारे, उनके दुश्मन के, हमारे जहाज ने, एयर ने पाकिस्तान के 37 टैंक लोंगेवाला पर बर्बाद कर दिए। उन टैंकों की फोटो और वो तो हमारे इसमें रिकॉर्ड में है। और जो फिर ये हुई 71 में, 65 में हम थे चकधाम में, हमारी पलटन पहुंची थी इससे गयाजी से। वहाँ से गयाजी में आए थे पोस्टिंग, हमारी पलटन लद्दाख से गयाजी में आई। गयाजी में ट्रेनिंग करते रहे। गयाजी से फिर लड़ाई हुई 65 में। फिर गयाजी पूरी वहाँ जो अपने जनरल साहब थे ना क्रियापा, कृष्णा नगर में हमारी बटालियन भेज दी बंगाल में। वहाँ से बंगाल से हमारी पलटन फिर पोस्टिंग फिर आ गई। फिर वहाँ से और इसमें वहाँ से पोस्टिंग रहे अम्बाला में से वहाँ पर चले गए और अम्बाला से वहाँ और गोवा, वहाँ से फिर इसमें आ गए पोस्टिंग 100 अपने महात्मा बुद्ध। अच्छा बाबा ये बताओ, सुनो मैं बतलाऊँ, हमारे महात्मा बुद्ध का स्थान था ना यहाँ में बिहार में, गया जी में आगे पलटन, गया जी में रहे। गया जी से हमारी पलटन चली गई फिर उस एरिया में जो एक गया जी से फिर चली गई और फिर 71 की लड़ाई में ये थे। और फिर 71 की लड़ाई के बाद में मैं तो हमारी पोस्टिंग बटालियन का फिर दोबारा तंगजोल और वो जो श्रीनगर इलाका में, वो एरिया में फिर हमारी पलटन का पोस्टिंग हो गया। वहाँ पर उन पोस्टों से मैं तो फिर सन 75 में वॉलंटियर पेंशन आ गया। समाज के लिए अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाए, इसके लिए समाज क्या करे, उसके लिए आपका क्या संदेश है? इसके लिए तो ये करे, पहली बात तो ये है हमारी पूरे हमारी जाति का संगठन होना चाहिए। अगर हम एकता में नहीं होंगे, वो कहते हैं ना भाई एक तना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हमारी एकता नहीं है, नहीं तो हमारा ग्रुप बन जाना था। और मैं तो यही कहूँगा अब जब तक एकता में नहीं रहेंगे तब तक ये अहीर जाति धक्का खाती रहेगी। और एकता में जिस दिन हो जाएंगे, कोई वजह नहीं अब हिंदुस्तान में अहीरों का ग्रुप नहीं बना, एकता में हिंदुस्तान हुए और ग्रुप बना। ऐसा बाबा हमारा जंगी नारा क्या था लड़ाई? हमारा जंगी नारा ये था, अरे भैया हमारा तो नाम हमारे
हम तो दादा बोलते हैं और हमारी पलटन पूरी दादा बोलते थे। अगर जहाँ भी हमारी पलटन इशारा करती थी, हमारा ये नारा था आर्मी में, अगर जहाँ पर भी जिसको उन पर हमला करें तो हम अपने दादा कृष्ण का नाम लेकर और उस पर हमला करें। कोई वजह नहीं कि हम दादा कृष्ण का नाम लेकर और दुश्मन पर नाकामयाब का तो कोई सवाल ही नहीं, दुश्मन पर कामयाब हो गए। दादा कृष्ण की मेहरबानी है जो हमारी कंपनी इतनी कामयाब हुई और हम दादा कृष्ण को कभी भूल नहीं सकते। एक बार नारा लगा दो। जय श्री दादा कृष्ण जी की जय, दादा किशन 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 की जय, मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत